हमें फौरन घोड़ा गाड़ियों में बिठाया गया और वहां से रवाना कर दिया गया। जहाज के साथ एक मुमकिन टकराव होते होते रह गया था। जैसा कि हमें बाद में पता चला, जहाज बहुत गुस्से में वहां पहुंचा था और उसे मुसल्ला गार्ड्स को सख्त बुरा भला कहा था, जिनके होते हुए सेठ के साथ मेरा झगड़ा हुआ और मैं उसे एक शदीद जर्ब लगाने में भी कामयाब हो गया। घोड़ा गाड़ियां राजभवन का वसी अहाता पार करके मेन गेट की तरफ बढ़ी। दूर एक तरफ है हमें वो बुलंद बालकोनी नजर आ रही थी जहां चंद दिन पहले रत्ना देवी के यहाँ बच्चे की पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा था, और मैंने इमरान के हमरा इस बालकोनी पर गोलियों की बौछार करके जश्न को दरहम बरहम कर दिया था। वहां शायद हमारी चलाई हुई गोलियों के निशान अभी तक मौजूद थे। फिर वो मेन दरवाजा दिखाई दिया जहां से मैं और इमरान अंधाधुंध भागते हुए फरार हुए थे और पांडे का हमशक्ल चच्चा जाद हमारे पीछे आया था। हम गेट से बाहर निकले तो यहाँ एक और ही मंजर दिखाई दिया। गेट के बाहर रास्ते की दोनों जानिब सैकड़ों लोग जमा थे। ये ज्यादातर मुसलमान नजर आते थे। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि ये सब लोग मुझे यहाँ देखने के लिए जमा हैं। मैडम मेरे साथ ही गाड़ी में मौजूद थी। वो बोली, ये देखो तुम्हारी ललकार ने काम दिखाया है। जरगा के एक बड़े तबके ने तुम्हें अपने ख्यालों का मरकज बना लिया है। ये लोग तुम्हारी एक झलक देखना चाहते हैं। पांडे के चेहरे पर बरहमी थी। उसने चिल्लाहट के आलम में गाड़ी की खिड़कियों के पर्दे नीचे गिरा दिए। बाहर लोगों का शोर था। अंदाजा हो रहा था कि उन्होंने गाड़ी का रास्ता रोक रखा है। गार्ड उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे, गरज बरस रहे थे और सीटियां बजा रहे थे। शोर बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक गाड़ी का अकबी दरवाजा खुला और एक सफेद रेश बूढ़े शख्स का सुर्खो सफेद तमतमाया हुआ चेहरा दिखाई दिया। जोश के सबब उसके गले की रगें फूली हुई थी। वह चिल्लाकर बोला, हम तुम्हारे साथ हैं, फतेह तुम्हारी होगी, अल्लाह मदद करेगा, तुम जीतोगे। वह जानी लहजे में बोलता चला जा रहा था। उसके कब में एक गार्ड नमूदार हुआ। उसने बूढ़े शख्स को कॉलर से पकड़कर जोर से खींचा और पीछे घसीट लिया। तब मजीद दो अफराद के चेहरे नमूदार हुए। वो भी शक्लों से मुसलमान ही लगते थे। उनकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत और खैर ख्वाही की बुलंद लहरें थीं। इसके साथ साथ एक जोशीला रंग था। उन अफराद को भी गार्ड्स ने अकब से खींचकर गाड़ी से दूर हटा दिया। इसके बाद शायद कुछ लाठियां वगैरह भी चली। भगदड़ के आसार नजर आए और गाड़ी मुतहर्रिक होकर आगे बढ़ी। तेज चलाओ। गाड़ी के अंदर से रंजीत ने करख्त लहजे में कोचबान को कहा। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते राजभवन से दूर आ गई। अब वो तेज रफ्तारी से चल रही थी। मैडम सफूरा ने मानी खेज नजरों से मुझे देखा। रंजीत पांडे के सामने उसने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। पांडे तैयारी से भरा हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना शायद वो मुझे इसी जगह शूट कर देता और शूट करने के बाद भी मेरी लाश पर गोलियां बरसाता रहता। ये बात वो भी अच्छी तरह समझ रहा था कि अगर मुझे यहाँ शोहरत मिली और लोगों ने मुझे जॉर्ज का खतरनाक मद्दे मुकाबिल समझना शुरू किया है तो इसकी यही वजह है कि मैंने नल पानी की लड़ाई में उसे नीचा दिखाया है। ये बात अब शायद किसी से भी ढकी छुपी नहीं रही थी कि दीवान के अंदर होने वाली लड़ाई में रंजीत पांडे ने होशियारी से मेन स्विच ऑफ करके अंधेरा किया था और मौका से खिसक कर अपनी जान बचाई थी। मैडम की रहाइश का लाल भवन में वापस पहुंचकर मैं अजीब उलझन का शिकार हो गया था। मेरे जहन में बार बार हाशू की छवि उभर रही थी। उसका किरदार अजीब ढंग से सामने आया था। गूंगा नहीं था और गूंगे के तौर पर एक मुद्दत से मुख्तार राजपूत के घर में मुकीम था। उस पर राजभवन की तरफ से बहुत बड़े इल्जामात लगाए जा रहे थे और ये नहायत संगीन इल्जामात थे। हाशिम उर्फ हाशू खुद एतराफ कर रहा था कि जो जहर के पैकेट हमें दिखाए गए वो उसी के थे और वो इनसे बहुत से लोगों को हलाक करना चाहता था। उसने सबके सामने बरमला कहा था कि अगर अभी उसकी जिंदगी बाकी हुई और उसे आज़ाद फिजा में पहुंचना नसीब हुआ तो वो फिर यही कुछ करेगा जो उसने अब किया है। मेरी गहरी सोच और फिक्रमंदी इमरान को भी मुतासर कर रही थी। वो बोला, किस फिक्र में मुब्तला हो जिगर? वही हाशू वाला मामला। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने देखा होगा इस पैकेट में वैसा ही जहर था जैसा सुल्ताना के पास पुड़िया में था। हाँ, ये बात तो वाकई गौर करने वाली है, मगर इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। सुल्ताना के पास वो पुड़िया मिलने का मतलब खुदा न खास्ता ये हरगिज नहीं हो सकता कि वो हाशू के कामों में शरीक है या इसके मकसद से जुड़ी हुई है। फिर भी जहन में वसवसा तो पैदा होता है, मैंने कहा, और वसवसों का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, और अगर होता भी तो वसवसा ये रहना था कि है या नहीं। वैसे यार मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हकीम लुकमान की वजह शोहरत उसकी काबिलियत थी या फिर ये मुहावरा था। मैंने कालीन पर लेटकर अपना सर बाजू के तकिए पर रखा और आंखें बंद कर लीं। फिक्रमंदी दिलो दिमाग में सराहियत कर रही थी। कहीं सुल्ताना का ताल्लुक सचमुच तो ऐसे लोगों से नहीं था जिनका मजहब और अकीदा सिर्फ और सिर्फ खून रेजी होता है। क्या वो इस तरह की सोच जहन में पाल सकती थी? जहन ने फौरन जवाब दिया, नहीं, वो ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन ये तो हो सकता था कि वो अपनी नासमझी के सबब किसी के हाथों में खिलौना बन गई हो, किसी अनचाहे धारे में बह गई हो। ऐसा होना नामुमकिन भी नहीं था। शायद मैं वाकई एक शौहर की हैसियत से उसे प्यार करने लगा था, उसके अच्छे भले की फिक्र करने लगा था। अगर ऐसा नहीं था तो फिर तशवीश की ये लहरें क्यों मेरे रगे पैर में हलचल मचा रही थी? हाशू का किरदार किसी तौर भी काबिल तारीफ नहीं था, बिल्कुल जैसे माला की दादी सास का किरदार काबिल तारीफ नहीं था।
बहरहाल जो कुछ भी था, आज इमरान ने भरे दरबार में हुक्म उसके मुसाहिबों, पंडितों और आमलों का मुंह बड़ी खूबसूरती से बंद कर दिया था। इंतहा पसंद किस जगह मौजूद नहीं है, हाँ किस जगह मौजूद नहीं है। मैं वहीं लेटे लेटे ऊँगने लगा। कुछ देर बाद मेरे कानों में इमरान और एक लड़की के बोलने की आवाजें आने लगी। गोरी नामी ये लड़की हमारी 2 खादमाओं में से थी। पार्सन होने के बावजूद ये गोरी, चिट्टी और कबूतसूरत थी। इमरान अक्सर इससे हल्की फुल्की छेड़छाड़ करता रहता था और ये कैसे मुमकिन था कि इमरान किसी लड़की की तरफ मुतवज्जा हो और वह तवज्जा न दे। वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था और यही नहीं, उसकी गुफ्तगू की मकनातीसी ताकत किसी को अपने जाल से निकलने नहीं देती थी। ये गोरी नामी लड़की उन बेदाम कनीजों में से थी जो अपने मालिकों की हर किस्म की खिदमत के लिए हर वक्त और हर जगह तैयार रहती हैं। इमरान इशारा भी करता तो वो इसकी हर बात मानने को तैयार हो जाती और उसे खुशकिस्मती भी समझती, लेकिन वो तो सिर्फ वक्त गुजारी करता था। इस वक्त भी वो बड़े खलूस से लड़की की बड़ी बड़ी स्याह आंखों की तारीफ कर रहा था और उसे बता रहा था कि ऐसी आंखें बहुत कम देखने में आती हैं। पिछले जमाने में एक कुमराव जान अदा हुई थी, या फिर आज वो है जो ऐसी धांसू आंखें रखती है। फिर वो बोला, लेकिन गौरी ऐसी बड़ी बड़ी लाजवाब आंखें रखने के बावजूद तुम कपड़े ठीक से इस्त्री नहीं करती हो। अब देखो तुम ये जो पैंट इस्त्री करके लाई हो, ये ऊपर से अब भी सिलवटों वाली है। वो हकलाई, दरअसल ऊपर से ऊपर का आपका पतलून इस्त्री करते हुए हम का शर्म आता है। हैं, ये क्या बात हुई? बस जी, पहले ऐसा नहीं था पर अब ऐसा होता है। ये क्या पहली है? क्या कोई भी पतलून इस्त्री करते हुए ऐसा होता है? नहीं जी नहीं, बस आपका पतलून। वो किसी दुशीजा के अंदाज में हंसने लगी। फिर क्या करती हो? हम आंखें बंद करके इस्त्री फेरता है। वो तो पतलून देख कर ही पता चल रहा है। आप हमको बहुत अच्छा लगता है, हम आपके लिए गुलाब कली लाया। फिर उसने शायद लिबास के अंदर से कोई कली निकाल कर इमरान को दी। इमरान ने कहा, सच्ची बात है कि तुम भी हम का बहुत अच्छा लगता है। हम तुमसे शादी मांगता, लेकिन अगर हम शादी करना मांगता तो हमारा पहला 2 वाइफ हमारा सर तोड़ना मांगता। लेकिन आपने तो कहा था कि आपने शादी ना ही बनाई। हमने कहाँ बनाई, हमसे जबरदस्ती बनाई गई, और 1 बार नहीं 2 बार। वो हंस कर बोली, हम कहा इतना किस्मत कहाँ कि हम आपसे शादी बनाने का सोचे। बस आपका खुशबू सूंघकर हैप्पी हो जाता। उसके लहजे में नोखेजी और अल्लड़पन की झलक थी। ओह, खुशबू से याद आया कि कल गुसलखाना ठीक से साफ नहीं हुआ था। इमरान ने कहा, ओह सॉरी, हम अभी ये करता, बिल्कुल शीशा बना देता। उसने कहा। इसके कदमों की आवाज आई। यकीनन वो इमरान को अपनी चाल की दिलरुबाई दिखाती हुई गुसलखाने की तरफ चली गई थी। कमरे में खामोशी छा गई। इमरान मेरे करीब आकर लेट गया। 2-3 मिनट बाद मैंने करवट ली तो मेरी निगाह गुसलखाने के अध खुले दरवाजे पर पड़ी। मैं ठिठक कर रह गया। उसके साथ ही मुझे तेजी से उठना पड़ा। मुझे गुसलखाने में गोरी फर्श पर गिरी हुई नजर आई थी। क्या हुआ? मैंने पुकार कर पूछा और तेजी से गुसलखाने की तरफ बढ़ा। इमरान भी उठ बैठा था। रुक जाओ, मुझे अपने कब से इमरान की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई थी। मैं इस वक्त तक गुसलखाने के दरवाजे के सामने पहुंच चुका था। यकायक मेरे पाँव के नीचे से कालीन निकल गया। कालीन को जोर से पीछे की तरफ खींचा गया था। मैं ऊंधे मुंह ऐन दरवाजे के सामने गिरा। कालीन खींचने वाला इमरान था। इमरान लपकता हुआ मेरे पास पहुंच गया। अब हम दोनों बाथरूम में देख रहे थे। एक तकलीफ से मंजर था। गोरी गीले फर्श पर पड़ी थी और मर चुकी थी। उसे गुसलखाने की टूटने से बिजली का जोरदार झटका लगा था। इसका गोरा चिट्टा हाथ अभी तक टूटने पर था और अजीब अंदाज से मुड़ा हुआ था। आगे न जाना। इमरान ने एक बार फिर वार्निंग दी। नलकों में करंट तोड़ रहा है। इमरान की जोरदार आवाज सुनकर 2 गार्ड्स खिड़की के सामने आ गए थे। क्या हुआ सर? एक ने बुलंद आवाज में पूछा। क्या करंट है? मेन स्विच बंद कर दो। गार्ड्स दौड़ते हुए एक तरफ ओझल हो गए। चंद सेकंड बाद बिजली की रोम मुनक़ता होगी। हम गुसलखाने में गए। गोरी को उठाकर कमरे में लाए। इसमें जिंदगी के आसार नहीं थे। फिर भी हम दोनों ने उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश की। देखते ही देखते मैनेजर मदन और दर्जन भर गार्ड्स कमरे में पहुंच गए। मैनेजर मदन ने गोरी को तिब्बी इमदाद के लिए ले जाना चाहा, मगर जल्दी उसे भी अंदाजा हो गया कि वो मर चुकी है। सिर्फ चंद मिनट पहले इमरान के साथ हल्की फुल्की बातें करने वाली और दिलनशी अंदाज में मुस्कुराने वाली ये नोखेज मुलाजमा अब मिट्टी का ढेर बन चुकी थी। ये सब कैसे हुआ? मैनेजर मदन ने हकला कर पूछा। ये हुआ नहीं, किया गया है। नलकों में जान भूल कर करंट छोड़ा गया है। इमरान ने पूरे वसूख से कहा। हो सकता है कि दूसरे गुसल खानों में भी करंट आ रहा हो। मदन बोला, बिल्कुल नहीं, तुम चेक करके देख लो। मैं और इमरान मैनेजर मदन के साथ दोबारा गुसलखाने में आए। 1 मिनट के अंदर अंदर सारी सूरत-ए-हाल समझ में आ गई थी। गुसलखाने के बल्ब के पीछे से एक तार निकाला गया था और उसे एक पाइप के पीछे पीछे छुपाकर नहाने वाली टूटनी तक पहुंचाया गया था। यह इस लंबे गार्ड का काम है जिसे तुम लोग लंपू कहते हो। मैंने पूरे यकीन के साथ कहा। वो कैसे? मदन ने पूछा। कल मैंने नहाना था मगर पानी नहीं आ रहा था। मैंने उसे बताया कि पानी नहीं आ रहा। वो 2-3 औजार लेकर गुसलखाने में गया और 4-5 मिनट वहां रहा। बाद में देर हो जाने की वजह से मैंने नहाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मुझे यकीन है कि ये उसी बंदे का काम है, बल्कि पानी भी उसने जानबूझकर बंद किया होगा। कोरी की नीलगुन लाश कमरे के वस्त में पड़ी थी। फिजा में एक अजीब सी तरह सहमगी तैरने लगी थी। अब इस बात में कोई शुबा नहीं रहा था कि यह हम पर दूसरा कातलाना हमला है। दोनों और बिलखुसूस मैं इस हमले का निशाना था।
कुछ लोग ये हरगिज नहीं चाहते थे कि मैं उनके आका और मुरब्बी जाज गोरा के सामने आऊं और इससे मरो या मारो की फाइट करूं। कुछ ही देर बाद मैडम सफूरा भी हाँपती कांपती हुई वहां पहुंच गई। उसे सारे वाकये का इल्म हो चुका था। उसने बताया कि 2-3 गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं और उनमें वो दराज कद गार्ड भी शामिल है। यह बड़ी संगीन सूरत हाल थी। मैडम सफूरा का चेहरा धुआं हो रहा था। वो बोली, मैंने इसलिए तुमसे बार बार कहा है कि तुम्हें अपनी सिक्योरिटी की तरफ से बहुत होशियार रहना होगा, खासतौर से फाइट के रोज तक। मैनेजर मदन मैडम सफूरा से मुखातिब होकर बोला, अगर ये खबर बाहर निकली तो लोगों में बड़ा गम गुस्सा पैदा होगा। आम लोगन में पहले ही यह अफवाह फैली हुई है कि कुछ बड़े लोगन हरगिज ना ही चाहते कि सांबर का मुकाबला हो। वो ताबिर साहब को रास्ते से हटाने का जतन करेंगे। मैंने कहा, यह भवन के मामलात का मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह खबर बाहर न फैले तो फिर यहाँ मौजूद गार्ड्स और मुलाजमों को किसी सूरत बाहर जाने की इजाजत न दें, खासतौर से लड़कियों की ट्रेनर गीता मुखी को। यह सब कुछ मेरे ज़हन में भी आ रहा है, मैं इस बारे में कुछ करती हूँ, मैडम सफूरा ने कहा और तेज कदमों से बाहर निकल गई। जो गार्ड हमारे इर्द गिर्द मौजूद हुए, ये सब के सब मैडम सफूरा और मैनेजर के इंतहाई करीबी एतमादी लोग थे। लेकिन किसी के दिल में किसने झांक कर देखा होता है। लोगों के हाथों में भरी हुई राइफलें थी और उन्होंने उंगलियां ट्रैगर पर रखी हुई थी। वाकई एक मुहाफिज के लिए कातिल बनना कितना आसान होता है। मैंने इमरान से कहा, मेरा तो दिल चाहता है इन सारे खुदाई फौजदारों को अपने इर्द गिर्द से हटा दूं। ये सिक्योरिटी दे रहे हैं और सिक्योरिटी रिस्क भी। मैं भी यही सोच रहा था। इन्हें देख देख कर तो हमारा खून वैसे ही खुश्क हो जाएगा और खून खुश्क हो गया तो हमारा पिस्टन यानी दिल जाम हो जाएगा। मैं और इमरान कमरे में आ गए और धात का बना हुआ स्लाइडिंग दरवाजा बंद कर दिया। मैंने इमरान को तशक्कुर की नजरों से देखा। कैसे क्या देख रहे हो? वो बोला, एक बार फिर तुमने मुझे खुदकुशी करने से बचाया है। खुदकुशी? हाँ, आज गंदम में रखने वाली गोलियां नहीं थी, बिजली का करंट था। मैं तो भागा जा रहा था गोली को थामने के लिए। तुमने मेरे नीचे से कालीन खींचा और मुझे गिरा दिया। बड़ी बर्वक्त कार्रवाई थी। आई रियली अप्रिशिएट यू। लगता है तुम पर मैडम का असर होता जा रहा है, वरना तुम उर्दू में भी शुक्रिया अदा कर सकते थे। शुक्रिया उर्दू में अदा किया जाए तो खुशी भी उर्दू में होती है। वो इधर उधर की हाँकने लगा और मुझे अपने मौजू से हटाने में कामयाब हो गया। ये शाम के बाद का जिक्र है। हमारे लिए खाना आया। हस्बे मामूल ये खाना 8 बजे के करीब आया। सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से हमें खाना पहुंचाने का काम मुलाजिमीन के सुपुर्द नहीं किया गया था। मैनेजर मदन खुद हमारे लिए खाना लाया था। इस खाने को बाकायदा चेक भी किया जाता था। आज इस हवाले से मजीद एहतियात नजर आई। मैडम सफूरा खुद खाना लाई। एक मुलाजमा ने बड़ी ट्रे उठा रखी थी और मैडम उसके साथ चली आ रही थी। खाने के दौरान में मैडम हमारे पास ही मौजूद रही। उसने कहा कि दराज कद गार्ड की तलाश में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और 1-2 बंदों को गिरफ्तार भी किया गया है। उसने हमें शहर की सूरत हाल से भी आगाह किया और बताया कि 9 तारीख को होने वाले मुकाबले के हवाले से लोगों में जबरदस्त जोश खरोश पाया जाता है। यूं लगता है कि सारा जरगाह 2 हिस्सों में बट गया है। एक तरफ जाज गोरा के हमायती हैं और दूसरी तरफ तुम्हारे। छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, दीवारों पर चाकिंग की गई है और गलियों में कपड़े के बड़े बड़े बैनर्स आवेजा किए जा रहे हैं। कौन किसकी हमायत कर रहा है? इमरान ने पूछा। यह गैर वाज़ेह डिवीजन है, मैडम ने जवाब दिया। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि 95% मुसलमान तुम्हारी साइड पर हैं। इसके अलावा निचला तबका और हिंदुओं की नीच जात के लोग भी तुम्हारी हमायत कर रहे हैं। दरअसल ये नफसियाती किस्म की सूरत हाल है। इन मौकों पर अक्सर ऐसी सिचुएशन बन जाया करती है। लोगों की दबी हुई नफरत और महरूमी मुनासिब मौका देकर उभर आती है और इन्हें अपने आकाओं के खिलाफ खड़ा कर देती है। मैंने कहा, लेकिन यह माहौल खतरनाक भी तो है। ये कोई हक को बातिल की जंग तो नहीं है। ये 2 बंदों के दरमियान एक इंफरादी मुकाबला है। इसमें किसी की पीठ भी लग सकती है अगर किसी ऐसे मुकाबले के साथ बहुत ज्यादा जज्बात और अकीदा वाबस्ता कर लिया जाए। फिर फ्रस्ट्रेशन भी बड़ी गंभीर होती है। ठीक है, लेकिन राय आमा का एक अपना बहाव होता है। यह बहाव अपना रास्ता खुद सेलेक्ट करता है। इसका रुख मोड़ना या इसमें कमी पेशी करना बहुत जान जोखिम का काम है। खाना मजेदार था। लखनवी तर्ज की चटपटी बिरयानी के साथ दही, पुदीने और टमाटर का रायता था। साथ में खड़े मसाले वाला चिकन, माश की दाल और गर्मा गर्म रोटियां थीं। मैंने सैर होकर खाना खाया। मैडम के जाने के बाद भी हम गपशप में मसरूफ रहे। हमारी गुफ्तगू का अहम मौजू आज पेश आने वाला हादसा ही था। खिड़कियों से बाहर एक तारीक रात गली कूचों को अपने नरका में ले चुकी थी। फिजा में एक अजीब सी खामोशी और तन्हाई यूं महसूस हो रही थी कि शहर के बासी शायद आज जल्दी सो गए हैं। अचानक यूं लगा कि खामोशी की झील में जबरदस्त शोर के साथ सैकड़ों नकारे बज उठे। यकायक एक नकारे की आवाज आई। इसके साथ ही बेशुमार धमाके हुए। मुख्तलिफ रंगों की अनगिनत रोशन लकीरें फिजा में बुलंद हुई। कुछ बुलंदी पर जाकर इन लकीरों से पटाखे छूटे और आतिशबाजी के हजार हर रंग जरगाह की फिजाओं में बिखर गए। औकार लगता है 7वीं का जश्न शुरू हो गया, इमरान ने कहा। वो ठीक कह रहा था। यह 7वीं के जश्न का आगाज था। जरगाह का आसमान लातादाद रंगों से जगमगाया और इसके गली कोचों में शोर महशर बर्पा हो गया। इस शोर में बाजा गाजा सब था। नाराजनी थी, आतिशबाजी के धमाके थे। हमारे कमरे की खिड़की में से दूर कुछ फासले पर किसी की बुलंद छत नजर आ रही थी। इस छत पर एक साथ कई अनार चलाए गए। इन अनारों में
शरारे फवारों की तरह फूटे और कुर्बो जवार को मुनव्वर तर कर गए। इन शरारों की रोशनी में छत पर मर्दोजन रक्स करते नजर आए। एक बार यह सिलसिला शुरू हुआ तो फिर इसने रुकने का नाम नहीं लिया। शदीद तरीन आतिशबाजी तो करीबन आध घंटे तक रही, लेकिन इसके बाद भी ये काम रुका नहीं। हम कमरे में आरामदेह नशिस्तों पर बैठे रहे और ये मनाजर देखते रहे। ऐसे ही मनाजर मैंने कुछ अर्सा पहले नलपानी में देखे थे। इस वक्त इमरान मेरे साथ नहीं था। मैं इसकी याद में तड़प रहा था और मुझे लगता था कि मैं इसे हमेशा के लिए खो चुका हूं, लेकिन आज वो मेरे साथ था। हम एक दूसरे का बाजू थे, 1 और 1 11 की जिंदा मिसाल थे। बेशक हम दुश्मनों के घेरे में थे और कल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन आज हमारा था और हम इस आज को इसकी सारी खतरनाकियों के साथ एंजॉय कर रहे थे। एक मीठा मीठा दर्द भी था, कुछ तेज तीखे अंदेशे भी थे। खिड़की से बाहर कॉरिडोर की दीवार पर फिल्म स्टार रेखा की तस्वीर ट्यूबलाइट की रोशनी में चमक रही थी। हमारे सामने चाय के मग थे। इमरान सिगरेट के छोटे छोटे कश ले रहा था। खिड़कियों से बाहर शोले दिखाई दिए। इन शोलों के दरमियान एक बंदर उछल कूद कर रहा था। इसके दुम में आग लगी थी। दरअसल ये एक तनुमंद शख्स था जिसने हनुमान का रूप धारा हुआ था और जो शोले नजर आ रहे थे वो राधन की लंका के चलने के थे। भवन के वसीओ अरीज ग्रासी लान में यह नाटक रचाया जा रहा था। यह हिंदू देवमाला के वाकयात में से एक अहम वाकया था। इमरान ने कहा भरी और खोए खोए अंदाज में बोला, कल मैनेजर मदन कह रहा था देवमाला के वाकयात को नाटक के तौर पर पेश करने से बलाएं टलती हैं और भगवान की तरफ से रोजी में बरकत होती है। और मैनेजर मदन एक तालीम याफ्ता शख्स है। मैं समझ गया कि इमरान क्या कहना चाह रहा है। वो तकियानूसियत और तवाहम परस्ती की बात कर रहा था। अचानक मुझे आज सपैर वाला वाकया सारा याद आ गया। इमरान ने जिस तरह भरी महफिल में हुक्म और उसके मसाहिबों को लाजवाब किया वो यादगार था। उसके अलावा इस मौका पर इमरान के शोक चेहरे पर जो बेपनाह संजीदगी दिखाई थी वो भी एक खास और खास चीज थी। मैंने चाय का घूंट लेते हुए कहा, इमरान किसी वक्त मुझे लगता है कि तुम भी किसी ऐसी ही तकियानूसियत के डसे हुए हो जिसके मंजर आज हुक्म के दरबार में नजर आए और सतीश और माला की दादी सास जैसे लोग जिसके नुमाइंदे हैं। मैं तो समझता हूँ जिगर कि सारी इंसानियत ऐसे ही मोहलक वहामों की टसी हुई है। कोई थोड़ा मुतासर है, कोई ज्यादा और कोई बहुत ज्यादा। मैंने बगौर इमरान की तरफ देखा। उसने नशिस्त से टेक लगा रखी थी। खूबसूरत आंखों में खोई खोई कैफियत थी। जरगाह में होने वाली आतिशबाजी के रंग उसके चेहरे पर मुनअक्किस हो रहे थे। मैंने कहा, इमरान हमारी दोस्ती को कई साल हो गए, लेकिन तुम आज भी मेरे लिए एक पहेली हो। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसा क्यों है यार? तुम अकेले ही तो मेरे बारे में बेखबर नहीं हो। वो फीके अंदाज में मुस्कुराया। लेकिन तुम मुझे अपना करीबी दोस्त और हमदर्द कहते हो। क्या करीबी दोस्त और हमदम इसी तरह बेखबर होते? यार क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना चाह रहे हो? बहुत से जख्म छिल जाएंगे, महीनों तक खून रिश्ता रहेगा। वो फिर मुस्कुराया। अब उसकी मुस्कुराहट में हुज़्न की आमेज़श थी। मैंने कुछ देर खामोश रहने के बाद कोई के लहजे में कहा, इमरान सिर्फ 4 दिन बाद मेरी जिंदगी में एक बहुत अहम वाकया रूनमा होने वाला है। मैं एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ने वाला हूँ जिसे यहाँ शक्ति का देवता कहा जाता है। वो देवता है या नहीं यह अलहदा बात है, लेकिन ये बात तो तुम भी मानोगे, कोई नायत खतरनाक हरीफ है। 4 दिन बाद मेरे साथ कुछ भी हो सकता है यार। और अगर वाकई मेरे साथ कुछ हो गया तो क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानने की हसरत दिल में लेकर ही चला जाऊंगा? क्या तुम्हें यह सब अच्छा लगेगा? बचों कर मुझे देखने लगा। एक लम्हे के लिए लगा कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन वो बोला नहीं। कितनी देर तक कमरे में गंभीर खामोशी रही। खिड़कियों से बाहर आतिशबाजी के रंग बिखरते रहे और बाजे गाजे का मध्यम शोर हमारे कानों तक पहुंच रहा। फिर इमरान ने या सिगरेट सुलगाया और बगैर किसी तमहीद के एकाएक ही बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गुम गश्ता यादों के बोझ से लदी हुई थी। उसके अल्फाज धीरे धीरे मेरे सामने कहानी की परतें खोलने लगे। एक गुदाज रूदाद के पीछो खम मेरे सामने नुमाया होते चले गए। वाकयात का एक जहां सा आबाद हो गया। मैं इमरान की इस रूदाद को अपने अल्फाज में सामीन के सामने बयान कर रहा हूँ। इसमें 95% बातें इमरान की कही हुई हैं। जहां जहां खला था वो मैंने अपने तसव्वुर से पुर किया है। इसमें जो अनोखापन है वो गैर हकीकी नहीं, उसकी साइंसी बुनियाद मौजूद है। नफ्सियात के माहिर भी ये बात तस्लीम करते हैं कि इंसानी ज़हन की केमिस्ट्री के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इमरान की कहानी कुछ यूं है। वो शुमाली पंजाब का एक गांव था। बरसात की तूफानी रात थी। रह रहकर बिजली चमकती थी, फिर घन करे से दुर्दीवार लरस जाते थे। हर जानदार और बेजान शय सहमी हुई नजर आती थी और इन सबसे ज्यादा सहमे हुए वो 2 नफूस थे। एक तनहा कच्चे घर में एक माँ और उसका बेटा। चांदी बालों वाली माँ की उम्र करीबन 50 साल रही होगी। बेटा करीबन 16 साल का था। इस खौफनाक तूफानी रात में माँ ने बेटे को यूं बाजू में छुपाया हुआ था जैसे मुर्गी चूजे को परों से ढांपती है। यह वाकई बहुत खौफनाक रात थी। यूं लगता था कि मकान मिस्मार हो जाएंगे और दरख्त जड़ों से उखड़ जाएंगे। आसमान अपने जखीरों का सारा पानी जमीन पर उलट देना चाहता था और हवाएं अपनी सारी सरकशी आजमा लेना चाहती थी। अचानक बड़े जोर से बिजली चमकी। इसका लिश्कारा घरों के अंदर तक आया। फिर ऐसा खड़ाका सुनाई दिया कि सीनों में दिल दहल गए और ने चिल्लाकर अपने जवान साल बच्चे को अपनी बाहों में भींच लिया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, लगता है बिजली पिंड में गिरी है। उससे बेताब होकर कहा।
नहीं अम्मी, कहीं खेतों में गिरी होगी। लड़का बोला, खेतों में नहीं, पिंड में गिरी है। तुझे पता ही है, सारे लोग कहते हैं कि बिजली चौधरी के पुत्र न्याज पर आशिक है। नहीं अम्मी, ये बातें होती हैं। मास्टर जी कहते हैं कि ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। बिजली तो इसलिए चमकती है कि एक बादल पर जमा का चार्ज होता है, दूसरे पर तफरीक का। जब ये दोनों बादल। अच्छा बस कर, अब अपनी तकरीर शुरू ना कर देना। कुछ अल्लाह तौबा कर, आयतुल कुर्सी आती है ना, बस वो पढ़ता रहे। लड़के के लिए मां का कहा हुक्म का दर्जा रखता था। वो खामोश हो गया, उसने मुंह में विरद शुरू कर दिया। बिजली तड़पती रही, बादल थाड़ते रहे और पानी बरसता रहा।